उनसे पहले भी कोई यहाँ पर आ चुका है। नासा के फर्स्ट मून मिशन के बाद जब भी उनसे यूएफओ और एस्ट्रोनॉट के बारे में कुछ भी पूछा जाता है तो उन बातों को हमेशा कवर अप किया जाता रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि नासा ने अपनी लिमिट को क्रॉस करके दूसरे प्लेनेट पर जाकर पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया है? तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे ही इंसिडेंट के बारे में जो एस्ट्रोनॉट के साथ में हुए हैं जब वो मून पर और स्पेस में गए थे। और अगर आपने हमें अब तक इंस्टा और FB पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पर मैं अपने आने वाले वीडियोस की अपडेट देता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बाल्टीमोर, मार्च 14, 1989। डोनाल्ड ड्रेच एक अमेरिकन हैम रेडियो ऑपरेटर हैं जिन्होंने एक मैसेज इंटरसेप्ट किया था और वो मैसेज ऐसा था जैसा कि उन्होंने आज तक नहीं सुना। जो सिग्नल रेडियो में आ रहे थे वो स्पेस शटल डिस्कवरी से आ रहे थे, जो कि उस टाइम हमारे प्लेनेट अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट कर रहा था। इस मैसेज का जो कंटेंट था वो वाकई में रिमार्केबल था। कमांडर ऑफ स्पेस शटल ने इस मैसेज में कहा था कि उन्होंने फेस टू फेस एक यूएफओ को देखा है। इस मैसेज के कुछ देर बाद ही ये इन्फो आई कि स्पेस शटल ने अपने पावर खो दी है। जैसे ये हुआ उसके जस्ट बाद में मिशन कंट्रोल ने दूसरी फ्रीक्वेंसी को ऑन किया ताकि उनसे दोबारा कांटेक्ट किया जा सके। जैसे ही मिशन कंट्रोल रूम ने स्पेस शटल से कांटेक्ट किया तो उन्होंने एक ऑडियो मैसेज रिसीव किया। ये मैसेज सिर्फ ड्रेस नहीं बल्कि कई अदर हैम रेडियो ऑपरेटर ने भी रिसीव किया था। इस मैसेज के फौरन बाद नासा ने डिक्लेयर कर दिया कि उन्होंने कोई भी ऐसा मैसेज रिसीव ही नहीं किया। लेकिन क्यों यूएस इस बात को डिनाई कर रहा है कि यूएफओ वाकई में होते हैं? ये तो सिर्फ एक ऑडियो था जो कि स्पेस में रिकॉर्ड किया गया था और ऐसे और भी कई मैसेज हैं जो रिकॉर्ड किए गए हैं जो कि स्पेस शटल और मिशन कंट्रोल के बीच में हुए थे। 1961 प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने यूएस कांग्रेस और पूरी यूएसए की पॉपुलेशन से रिक्वेस्ट की कि वो उनके एक ऐतिहासिक विजन को पूरा करने में उनका सपोर्ट करे, और वो विजन था मून पर ह्यूमंस को भेजना। फर्स्ट मून मिशन के बाद पूरा देश इसका जश्न मना रहा था, लेकिन इसके पीछे कोई और ही स्टोरी चल रही थी। जून 1965 जेमिनी 4 के कमांडर, जिनका नाम जेम्स मैकडेविड था, उन्होंने भी एक अनआइडेंटिफाइड को उनके क्राफ्ट के पास आते देखा था। मैकडेविड ने बाद में ये बताया कि उस यूएफओ का आकार सिलेंड्रिकल था। इस इंसिडेंट के कुछ महीने बाद दिसंबर 1965 में जेमिनी 7 के कमांडर फ्रैंक बोर्डमैन और जेम्स लोवेल के बीच एक बार मिसकम्युनिकेशन हुआ था। इस बार भी इन दोनों ने एक यूएफओ को स्पेस में देखा था और इस बात को मिशन कंट्रोल सीक्रेट रखना चाह रहा था। इस इंसिडेंट के बाद मिशन कंट्रोल रूम ने कुछ कोडवर्ड जनरेट किए ताकि फ्यूचर में कभी भी वापस ऐसा हो तो उनको कोडवर्ड के द्वारा बताया जा सके, ताकि किसी और को भी पता न चले, जैसे कि फायर, बोगी और सेंटा क्लॉज। 1966 यूएस गवर्नमेंट ने एक कमेटी का गठन किया जिसको लीड कर रहे थे एडवर्ड कांडन, जो कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। कांडन कमेटी ने सैकड़ों फाइल को इन्वेस्टिगेट किया जिनमें यूएफओ को होने का दावा किया गया था। इनमें से वो 2 साइट भी थी जो कि नासा के एस्ट्रोनॉट के द्वारा रिकॉर्ड की गई थी। बाद में इस ग्रुप ने 1968 के एंड तक अपनी रिपोर्ट को गवर्नमेंट को सौंप दिया था। अपोलो 8 जिसके कमांडर थे फ्रैंक बोर्डमैन, जिम लोवेल और बिल एंड्रूज, उनका जो फ्लाइट पाथ था वो उन्हें डार्क साइड ऑफ मून की तरफ लेके चला गया, और वो ऐसा एरिया था जहाँ पर मिशन कंट्रोल रूम से उनका कांटेक्ट भी टूट गया था। जब वापस ये क्राफ्ट मिशन कंट्रोल के कांटेक्ट में आया तो उनके बीच कुछ बातें रिकॉर्ड की गई थी। जो ऑडियो अब आप सुनेंगे तो शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या ऐसा भी मुमकिन है। इसमें उन्होंने एक यूएफओ को देखने की बात कोडवर्ड में कही थी। वो उसको सेंटा क्लॉज के नाम से बुला रहे थे। सुनिए ये ऑडियो। 1969 में नासा की एक कैटलॉग रिलीज की गई थी जिसमें मून पर जितनी भी एनोमलीज हुई हैं 1967 तक वो सारी इसमें बताई गई थी। इस रिपोर्ट में मून के ऊपर स्ट्रेंज कलर और स्ट्रेंज लाइट को देखने की भी बात कही गई है। क्या सच में नासा ये जानता था कि ऐसा भी कुछ पॉसिबल है? क्या होगा अगर ये बात आम पब्लिक को पता चलेगी? ऐसे कई सवाल इस रिपोर्ट के बाहर आने की वजह से उठने लग गए थे। कई सारे एक्सपर्ट ने ये बताया है कि नासा ने अपने मून मिशन और स्पेस मिशन पर जाने वाले लोगों से एक एग्रीमेंट भी साइन कराया था जिसमें ये लिखा गया था कि वो कोई भी बात बाहर पब्लिक को ना बताए जब तक उनसे ना कहा जाए। मरकरी स्पेसक्राफ्ट के एस्ट्रोनॉट गॉर्डन कूपर लास्ट ह्यूमन थे जो कि स्पेस में अकेले गए थे। एक लेटर जो कूपर ने यूनाइटेड नेशन को 9 नवंबर 1978 को लिखा था, उसमें उसने लिखा था कि अर्थ पर दूसरे प्लेनेट के स्पेसक्राफ्ट और एलियंस आते रहते हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो हमसे कुछ टेक्निकली एडवांस है। उसमें उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि एक टॉप लेवल का एक प्रोग्राम बनाना चाहिए जिसमें साइंटिफिकली यूएफओ इंसिडेंट के डाटा को कलेक्ट करके एनालाइज किया जाए। कूपर ने जो बात बताई अगर वो सच है तो उन एस्ट्रोनॉट के साथ क्या होगा जब वो किसी दूसरे प्लेनेट पर कदम रखेंगे, या ऐसा कहें कि किसी एलियंस की दुनिया में। जुलाई 18, 1969 में अपोलो 11 ने मून की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया था। इस मिशन में 3 लोग शामिल थे जिनमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंस और बज ऑल्ड्रिन। जब इस क्राफ्ट ने उड़ान भरी
तो मिलियंस ऑफ पीपल इस इवेंट को देखने के लिए अपने टीवी सेट से एक ग्लू की तरह चिपक गए थे। इस मिशन के स्टार्ट होने के महज 2 दिन बाद क्रू को एहसास हुआ कि उनको देखने वाले सिर्फ अर्थ पर ही नहीं बल्कि कहीं और भी मौजूद हैं। उन्होंने क्राफ्ट के पास एक ऑब्जेक्ट उड़ता हुआ दिखाई दिया जो कि उनके बराबर ही उड़ रहा था, लेकिन वो इस बात को न चाहते हुए भी मिशन कंट्रोल को नहीं बता सकते थे, क्योंकि जो भी बात बोलते वो सारी बातें पब्लिक को भी सुनाई देती। उन्होंने फिर मिशन कंट्रोल को पूछा कि उनका SIVP कहाँ है। SIVP मीन्स उनका तीसरा रॉकेट जो उन्हें बूस्ट करके उनके क्राफ्ट से अलग हो गया था। लेकिन जो आंसर उन्हें मिला उससे अपोलो 11 के क्रू के मेंबर में एक शॉकवेव दौड़ गई थी। मिशन कंट्रोल ने बताया कि उनका SIVP उनसे 6000 नॉटिकल माइल दूर है। ये सारी बातें एक सीक्रेट कम्युनिकेशन के दौरान हुई थी जिसे पब्लिक नहीं सुन सकती थी। सुनिए ये ऑडियो क्लिप जिसमें उन्होंने ये बात कही थी। Apollo 11, Houston, DS4B is about 6,000 nautical miles from you now, over. वो दिन था और आज का दिन, आज तक उस इंसिडेंट के बारे में वापस कभी भी कोई बात नहीं की गई। अगर ये इंसिडेंट सच में हुआ था तो अपोलो 11 स्पेस में अकेला नहीं था। जुलाई 16, 1969 को लूनर मॉड्यूल ने मून को छू लिया था, यानी कि क्राफ्ट मून पर लैंड हो चुका था। क्राफ्ट की लैंड होने की घटना को 500 मिलियन से ज्यादा लोग पूरी दुनिया में देख रहे थे कि इंसान ने अपने प्लेनेट से किसी दूसरे प्लेनेट पर कदम रखा है या ये कहें कि एलियंस की दुनिया में कदम रखा है। कई एक्सपर्ट का कहना था कि अपोलो 11 के एस्ट्रोनॉट ने वहाँ पर और भी कुछ देखा था जो कि बाकी दुनिया नहीं देख सकती थी। जब मून पर नील आर्मस्ट्रांग उतरे तो इसके बाद 2.5 घंटे तक उनका स्टे वहाँ पर रहा और पूरे टाइम जो भी बात हो रही थी मिशन कंट्रोल और एस्ट्रोनॉट के बीच वो सबको टीवी पर सुनाई दे रही थी। लेकिन इस बीच 2 मिनट तक ये लाइव ट्रांसमिशन बंद हो गया था। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन था। वैसे मैंने इस वीडियो के पार्ट 1 में भी ये चीज बताई थी और अब वापस बता रहा हूँ, अगर किसी ने नहीं देखी है तो। इन 2 मिनट में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ था जिस पर शायद हम आज विश्वास नहीं कर पाए, क्योंकि हमारी सोच हमें सिर्फ अर्थ तक ही सीमित रखती है। अगर हम अर्थ के बाहर कुछ सोचेंगे तो लोग हमें बेवकूफ समझते हैं और कहते हैं कि अर्थ के अलावा कोई जीवन है ही नहीं। एक ऑथर जिनका नाम है ऑटो बाइंडर ने कहा कि उन्होंने अपने हैम रेडियो से उन 2 मिनट में क्या ट्रांसमिशन हुआ था उन्होंने वो रिकॉर्ड किया था। इस ऑडियो में बताया कि क्रू ने कुछ स्पेसशिप को देखा और कहा कि वो क्रेटर के दूसरी तरफ है और हमें देख रहे हैं। सुनिए ये ऑडियो क्लिप जो उनके बीच में रिकॉर्ड हुआ था। क्या ये मुमकिन है कि आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन ने मून पर कुछ देखा था उन 2 मिनट्स में? मॉरिस चैटलिन, फॉर्मर चीफ ऑफ नासा कम्युनिकेशन, ने भी सीक्रेटली ये माना कि आर्मस्ट्रांग ने उन 2 यूएफओ को देखा था। कहा जाता है कि ये बातें नासा में कॉमन है, लेकिन कोई भी इन बातों को आम पब्लिक को नहीं बताता क्योंकि उनको ये परमिशन नहीं है। कुछ रिपोर्ट में ये तक बताया गया है कि वहाँ पर कुछ इक्विपमेंट भी देखे गए जो कि माइनिंग के काम में आते थे। तो क्या एलियंस मून पर माइनिंग कर रहे हैं? क्या ऐसा भी पॉसिबल है? लेकिन क्यों एलियंस मून को माइन कर रहे हैं? क्या ऐसा है मून पर जो उनको चाहिए? तो चलो मैं बताता हूँ आपको। तो इसका जवाब मून में नहीं छुपा हुआ है, बल्कि इसका राज छुपा हुआ है हमारे सूरज में। हमारा सूरज एक मैसिव न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है और जो एनर्जी सन रिलीज करता है उसका भी एक बाई प्रोडक्ट है जिसे हम हीलियम 3 के नाम से भी जानते हैं। अर्थ का एटमॉस्फेयर हीलियम 3 को अर्थ पर आने से रोकता है, जबकि मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। मिलियंस ऑफ ईयर्स से मून पर बॉम्बार्डिंग हो रही है, वो भी हीलियम 3 की, क्योंकि वहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है जो हीलियम 3 को मून पर आने से रोक सके। कुछ एलियन एक्सपर्ट का मानना है कि एलियन स्पेसक्राफ्ट जिससे बना हुआ है उसे फ्यूजन इंजन कहते हैं और इस इंजन को चलाने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसे हीलियम 3 कहते हैं। अगर ये बात सच है कि मून पर एलियन स्पेस है और वहाँ पर माइन कर रहे हैं तो इसका सिर्फ यही एक रीजन हो सकता है। वैसे भी चाइना और रशिया ने भी यहाँ तक कह दिया है कि उनका फ्यूचर में यही मिशन होगा कि कैसे हीलियम 3 को अर्थ पर लाया जा सके। जिस किसी ने भी इस हीलियम 3 को कंट्रोल कर लिया उसने समझो प्लेनेट अर्थ और स्पेस एक्सप्लोरेशन को भी कंट्रोल कर लिया, क्योंकि हीलियम 3 ही फ्यूचर में एनर्जी का सोर्स होगा। लेकिन क्या होगा जब चाइना, रशिया और यूएस अपना कंट्रोल मून पर करेंगे? क्या वो मून पर कंट्रोल कर पाएंगे या उन्हें एलियंस जो वहाँ पर पहले से हैं उन्हें कंट्रोल करने देंगे? ये बात लगती थोड़ी अजीब जरूर है, लेकिन क्या होगा जब मून पर माइनिंग शुरू होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों मेरे पास कुछ क्लिप्स हैं जो रिसेंटली कुछ सालों में मून के पास रिकॉर्ड की गई थी, जिनमें मून के पास कुछ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को उड़ता हुआ दिखाया गया है। जैसे कि ये क्लिप जो कि 2014 में चंद्रग्रहण से पहले रिकॉर्ड की गई थी, जिसमें एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से मून के पास से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे और भी कुछ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हैं जो कि कैमरे में रिकॉर्ड हुए हैं, तो देखिए वो क्लिप्स। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इन यूएफओ के बारे में?
जो मून के पास उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। 10,000 लाइक्स और इसका पार्ट 4 आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो और इस वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको अगर इंटरेस्ट है एलियंस और यूएफओ मिस्ट्रीज के बारे में तो इसी इन्फॉर्मेशन आई थिंक आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। तो चलो यार आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई मिस्ट्रीज के साथ। तब तक के लिए बाय।